के सारे आ गए यार, अभी भी 1-2 लोग रह गए हैं बेटा, देख लो अगर वो भी ज्वाइन कर ले तो उनको कह दो तो मैं एक साथ स्टार्ट करूँ। ओके, इसके बाद हमने जो अगला कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में पढ़ा था, हमने डाउन साइजिंग का पढ़ा था। डाउन साइजिंग बेसिकली वो कॉन्सेप्ट होता है जिस कॉन्सेप्ट के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम्स कंपनी जो है वो डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू देयर एनी पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग बिजनेस। उसके ना कंटिन्यू करने की बहुत सारी वजूहत होती हैं। एक वजह ये हो सकती है कि जी बिजनेस नहीं चल रहा, दूसरी वजह ये हो सकती है कि जी मैनेजमेंट के इश्यूज आ रहे हैं, तीसरी वजह ये हो सकती है कि जी वो एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर रहा, चौथी वजह ये हो सकती है कि वो सैचुरेट हो चुका है, पांचवी जगह ये हो सकती है कि उससे कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। देयर कैन बी सो मेनी रीजंस। या छठी वजह ये भी हो सकती है कि आपने कोई अपडेट करना है जिस वजह से जो है आपका बिजनेस जो है आपको कोई पुराने एरियाज को जो है वो शट डाउन करना है। तो इस तरह के जितने भी रीजन होते हैं तो इसकी बेसिस के ऊपर जो कंपनीज कर रही होती हैं वो एक डाउन साइजिंग का कॉन्सेप्ट भी कर रही होती है। डाउन साइजिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जी नाउ द बिजनेस इज नो मोर वायबल, नाउ द पर्टिकुलर क्या कहना चाहिए आपको, नाउ द पर्टिकुलर पोर्शन इज नो मोर वायबल, और इंस्टेड उस चीज के अब आपको नए वेंचर की तरफ जाना चाहिए। तो जब शटिंग डाउन का जो कॉन्सेप्ट आता है वो आपके पास कहलाता है डाउन साइजिंग का। ठीक है, इसके बाद परिनाज ने मेरे से सवाल पूछा था परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का कि परिनाज को परफॉर्मेंस मैनेजमेंट समझ में नहीं आया था। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बेसिकली ये होता है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने तमाम के तमाम जो एम्प्लॉयज़ यूज़ कर रहे होते हो, तमाम के तमाम एम्प्लॉयज़ के पास आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्सेज, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सारी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। परिनाज अभी है भी नहीं, चलो जब आती है तो मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलो मैं आप सब लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हमारे पास जो है उन तमाम के तमाम जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ होती हैं उनकी इवैल्यूएशन होती है कि हर साल के आखिर में ये चीज़ डिफाइन करना कि जी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ ने कितनी रिसोर्सेज के अगेंस्ट में कितना एफिशिएंटली काम किया। और आपके ऑर्गेनाइजेशन के तमाम एम्प्लॉयज़ एक जैसे तो नहीं है, कुछ एम्प्लॉयज़ जो है वो ज़्यादा काम करते हैं, कुछ एम्प्लॉय कम काम करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्किंग वी कॉम्पनसेट देम, वी गिव देम द बेनिफिट्स। वो जो आपकी गिविंग होती है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो जो सिस्टम होता है वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का सिस्टम डेवलप करता है। डिटेल्स हम इसके आगे पढ़ेंगे और आगे पढ़ के हम मजीद फर्दर आगे चढ़ेंगे। स्टारबक्स एम्प्लॉइज गो टू स्कूल, ये हमने लास्ट क्लास के अंदर कर लिया था और लास्ट क्लास में बड़ी डिटेल हमने इसको जो है वो एक्सप्लेन कर लिया था। इसके बाद हमारे पास हमने जो है वो आगे की तरफ हम आ गए थे और हमने इन सब चीज़ों को क्रॉस करके लीगल का एलिमेंट भी हम नहीं डिस्कस करना चाह रहा मैं अभी लीगल को तुम लोगों के साथ। पहले मैं तुम लोगों को सारे फंडामेंटल्स दे दूं, फिर उसके बाद मैं लीगल जो है वो डिस्कस करूँगा तुम लोगों से। अच्छा, ऑन सेकंड थॉट, आप लोगों के पेपर्स की डेट्स भी आ गई हैं, आप लोगों को पता चल गई हैं क्या? नहीं सर, कितना भेज। ओके, आई थिंक शायद 12 से आप लोगों के पेपर्स भी स्टार्ट हैं। अच्छा, मतलब ठीक कि है अगले वीक सर। सर ये हमारा पेपर ऑनलाइन होगा या फिजिकल? बेटा ये मुझे अभी तक मुझे नहीं कंफर्म है, मेरे ख्याल नहीं, बल्कि यस याद आ गया, आपका पेपर ऑनलाइन ही होगा। मैं आपको ऑनलाइन ही पेपर जो है वो दूंगा, तो आप ऑनलाइन ही इसको जो है वो करेंगे सारे के सारे। मतलब मैं ओके आपके साथ सर। लिंक शेयर करूंगा और लिंक शेयर करके फिर हम उसको जो है वो करेंगे। ठीक है, अच्छा। ठीक। इसके बाद हमने लास्ट क्लास में वर्कफ्लो एनालिसिस भी हमने वर्कफ्लो का देख लिया था, एक्टिविटीज इक्विपमेंट्स भी देख लिए थे हमने लास्ट क्लास के अंदर। फिर हमने लास्ट क्लास के अंदर एनालाइजिंग वर्कफोर्स, तुम लोगों ने लास्ट क्लास में कितना कुछ मिस किया है मुझे अब अंदाज़ा हो रहा है कि मैंने लास्ट क्लास में तुम लोगों को कितना पढ़ाया। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी देख लिया था हमने, यस हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी देख लिया था, हमने जॉब एनालिसिस भी देख लिया था। सर जी बेटा, सर पेपर का पैटर्न क्या होगा? बेटा पहले तो ये सोचो मैंने पिछली क्लास में जितनी चीज़ें पढ़ा दी हैं वो कहाँ से पढ़ोगे, अहम सवाल के ऊपर आओ। सर वो रिकॉर्डेड लेक्चर में है सब। हाँ बिल्कुल, रिकॉर्डेड लेक्चर में बिल्कुल मौजूद है। बेहतर ये होगा तो कि ले तुम लेंगे ना। एक दफ़ा उस लेक्चर को देख लो, रिव्यू कर लेना, और जो चीज़ें अगर उसमें से कोई चीज़ तुम लोगों को समझ में नहीं आती है तो डिस्कस कर लेना। क्योंकि अभी मेरी पेपर से पहले एक क्लास और है, आज की क्लास है और एक क्लास है मेरी अगली 10 तारीख को। ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं कि 10 तारीख की क्लास में हम लोग पेपर का जो भी डिस्कशन वगैरह है वो हम कर सकते हैं, बट अभी फ़िलहाल के लिए तो हम पढ़ रहे हैं और हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा
अब जो आज की क्लास के अंदर देखते हैं वो हम देखते हैं जॉब एनालिसिस को। जॉब एनालिसिस के अंदर हमने क्या करना होता है, जॉब एनालिसिस हमारे पास होता क्या है। बेसिकली हमारे पास हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो 3 बेसिक चीज़ें जो है वो साथ में रन करती हैं, जो कि एचआर के अंदर सबसे फंडामेंटल एरियाज हैं एनालिसिस के या रनिंग के। सबसे पहले ये कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा। अल्लाह ताला ने जिस तरीके से हम सब लोगों को एक बॉडी दी है, तो हम सब लोगों की बॉडी का एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर होने का मतलब ये है कि हम में से कुछ लोग छोटे हैं, हम में से कुछ लोग लंबे हैं, हम में से कुछ लोग ब्रॉड हैं, हम में से कुछ लोग स्किनी हैं, हम में से कुछ लोग फैट हैं, हम में से कुछ लोग बल्की हैं, हम में से कुछ लोग जो है वो क्या कहना चाहिए लेफ्ट हैंडेड है, हम में से कुछ लोग राइट हैंडेड है। ये क्या है? ये बेसिकली हमारा स्ट्रक्चर है जो कि अल्लाह ताला ने हमें अता किया, और हम उसी स्ट्रक्चर की बेसिस के ऊपर अपने बहुत सारी चीज़ों को, अपने बहुत सारे वर्क फ्लोज पे, बहुत सारे वर्किंग कॉन्टेक्ट को लेके चल रहे होते हैं। लाइक जिस तरीके से जिन लोगों की हाइट लंबी होती है वो इजीली ऊंची जगह के ऊपर से चीज़ें उठा सकते हैं, चीज़ें रख सकते हैं। जिनकी हाइट छोटी होती है उनको सपोर्ट चाहिए होती है। जिनकी हाइट छोटी होती है वो नीचे से आराम से निकल सकते हैं किसी भी चीज़ के, लाइक अंडर द टेबल बहुत आराम से निकल सकते हैं। जिनकी हाइट लंबी होती है उनके लिए वो काम करना मुश्किल होता है। इसी तरीके से जब हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। हमने लास्ट क्लास के अंदर डिटेल के अंदर ये चीज़ डिफाइन कर ली है कि जी हमारे पास स्ट्रक्चर्स किस तरीके से होते हैं। हमारे पास फंक्शनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, हमारे पास जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, हमारे पास टॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं, हमारे पास फ्लैट स्ट्रक्चर्स होते हैं, हमारे पास इस तरह के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स चल रहे होते हैं। तो जो सबसे पहले जब हम जॉब एनालिसिस की बात करते हैं तो जॉब एनालिसिस का कॉन्सेप्ट हमारे पास ये कहता है कि व्हाट वी नीड टू डू इज दैट जॉब एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द जॉब। आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जॉब्स के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना या डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन एक्वायर करना, ये जॉब एनालिसिस का पार्ट होता है। अब मुझे एक सवाल का जवाब दो तुम लोग, व्हाई वी नीड द डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ अ जॉब। अरे हमें क्या ज़रूरत है, या तुम लोगों को क्या लगता है कि हमें क्या ऐसे अमर मानी है कि हम लोगों को जो है वो डिटेल जॉब की इन्फॉर्मेशन चाहिए? तुम लोगों को क्या लगता है ऐसा क्यों क्यों होता होगा ऐसा? जी मैम कुछ लिमिटेशंस होती है जॉब्स की, कि इस पर कोई रिक्वायरमेंट्स होती है लिमिटेड, कि क्या रिक्वायरमेंट्स है एजुकेशंस की और एक्सपीरियंस की, इस तरह से कुछ हो सकता है। एजुकेशन या एक्सपीरियंस मतलब समझा नहीं तुम्हारी बात में। मतलब जॉब की जो डिटेल्स होती है उसमें परफॉर्म क्या करना है, मतलब आप लोग का जो मेन रोल है जिसके लिए कंपनी फाइंड कर रही है कोई कैंडिडेट्स, तो उसका रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब परफॉर्म वो किसके लिए चूज कर रही है, पर्टिकुलर फाइनेंस के लिए, फाइनेंस के अंदर कौन से जूनियर और सीनियर, इस तरह से। तो इफ स्पेसिफिक क्लियर हो जाते हैं कुछ चीजें के क्या फंक्शन। ओके अच्छा चलो मैं तुम्हारी बात पे आगे लेके चलता हूँ। बेसिकली देखो हर ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसमें आप काम कर रहे होते हो उसमें आपको कोई ना कोई काम करना होता है, राइट? यही बात अभी आपने मुझे कही कि जी जॉब कोई ना कोई परफॉर्म करनी होती है, ऐसे ही है। तो देखो जब हम कोई जॉब परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हमें उस जॉब के डूज एंड डोंट्स के बारे में पता होना चाहिए। अब डूज एंड डोंट्स से क्या मतलब है? डूज एंड डोंट्स का मतलब ये है कि क्या हम अलाउड हैं करने के लिए, क्या हम अलाउड नहीं है करने के लिए। ये दो बड़े बेसिक और बड़े मेजर सवाल हैं जो कि हम हर दफ़ा हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके चल रहे होते हैं कि जी आप डिफाइन करें कि पहला तो ये डिफाइन करें कि जी आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या काम करना चाह रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या काम करना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है? तो वो आपके जो डूज एंड डोंट्स हैं वो कौन डिफाइन करता है? आपके डूज एंड डोंट्स डिफाइन होते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के, आपकी जॉब के जॉब डिस्क्रिप्शन से या आपकी जॉब के जॉब प्रोफाइल से, ठीक है? अब एक और जो हमारे पास मसला आता है सबसे बड़ा, वो ये मसला आता है कि हमारे पास हर जॉब की हर वक्त ज़रूरत नहीं है, ठीक है? लाइक एक जॉब है मिसाल के तौर पे जिस तरीके से फाइनेंस की, तो उस फाइनेंस की जॉब का, उसकी जॉब के हर एक चीज़ की मुझे हर वक्त ज़रूरत नहीं है। उसकी ज़रूरत मेरे पास कभी है और एक टाइम पीरियड के बाद उसकी ज़रूरत मेरे पास से ख़त्म हो जानी है। तो वो जो ज़रूरत ख़त्म हो जाने वाली बात है, या आसान लफ्ज़ों में वो जो जॉब कब एग्जिस्ट करेगी, जॉब कब एग्जिस्ट नहीं करेगी, जॉब को कब कब रहना है, जॉब को कब कब नहीं रहना, वो चीज़ हमारे पास जॉब एनालिसिस के अंदर आती है। लाइक सिग्निफिकेंस ऑफ जॉब। इस सिग्निफिकेंस ऑफ जॉब को डिटर्मिन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब मिसाल के तौर पे तुम सब लोग अकाउंट्स में इंटरेस्टेड हो, तुम सब लोग फाइनेंस में इंटरेस्टेड हो, तो जब किसी जॉब की, किसी फील्ड की डिमांड बढ़ जाती है, जब किसी की सप्लाई बढ़ जाती है और डिमांड कम हो जाए तो क्या होता है? उसकी प्राइस भी गिर जाती है, उसकी वैल्यू भी गिर जाती है, ठीक है? किसी स्किल की डिमांड जो है वो ज़्यादा नहीं, सॉरी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है,
तो ऐसी जॉब के साथ क्या होगा, ऐसी जॉब के साथ ये होगा कि उस जॉब की डिमांड चूंकि ज्यादा है तो उसकी उसकी सैलरी भी ज्यादा मिलेगी। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना कि कौन सी जॉब है, उसमें क्या किस तरीके से रोल परफॉर्म करेगा, कौन परफॉर्म करेगा, किस तरह के एक्सपीरियंस की हमें ज़रूरत है, किस तरह के बंदे की हमें ज़रूरत है, कितने बंदों की हमें ज़रूरत है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जॉब एनालिसिस के अंदर आती है। जॉब एनालिसिस बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक होता है जिसकी बेसिस के ऊपर हम किसी भी जॉब को और उस जॉब के अगेंस्ट में एम्प्लॉय को हायर करते हैं। वर्क डिज़ाइन डिफाइन होता है। वर्क डिज़ाइन डिफाइन होने का मतलब ये है कि सबसे पहले हम ये बताते हैं कि जी आपके पास जो फर्म है, आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपके पास जो पोजीशन है जिसके ऊपर काम हो रहा है, उस काम को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली होना चाहिए। ठीक है, अब इफेक्टिवली और एफिशिएंटली का मतलब क्या है? इफेक्टिवली और एफिशिएंटली का मतलब ये है कि काम विद मिनिमम एरर्स होना चाहिए, कम से कम गलतियों के साथ होना चाहिए, और विद इन टाइम होना चाहिए। जो भी टाइम रिक्वायर्ड है या जो भी टाइम मैं देने के लिए जा रहा हूँ या जो भी टाइम मैं कह रहा हूँ कि भाई इस टाइम के अंदर काम होना चाहिए, काम उसी टाइम के अंदर होना चाहिए। मैं अगर उस काम के टाइम को आगे पीछे करूँगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली ये होगा कि मेरा काम भी वहाँ से, मेरी एफिशिएंसी और मेरी कॉस्ट भी वहाँ पे बढ़ेगी। तो जॉब रीडिज़ाइन क्या होता है कि हम एक जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं और उस इंफॉर्मेशन में हमें पता चलता रहता है कि वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि हम लेते रहेंगे और लेके रहने से हमारी वर्किंग एफिशिएंसी या हमारे काम करने की एफिशिएंसी जो है वो बढ़ती चली गई। सेकंड, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में क्या होता है, किस तरह का बंदा चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, किस तरह की हमें फैसिलिटी चाहिए, किस तरह का हमें, कौन सी यूनिवर्सिटी से हमें बंदा चाहिए, क्या उसका एक माइंडसेट होना चाहिए, किस तरीके से उसको काम करना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में थी। देन जो हमारे पास, जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं, सिलेक्शन में क्या होता है कि हमने जिस तरह का प्लान हमने किया हुआ है, हमने उसको एडवर्टाइज कर दिया, हमने उसको लोगों से शेयर कर दिया। जब हमने लोगों से शेयर कर दिया तो हमने लोगों से पूछा, हाँ भाई अब आप बताएं कि ये जो लोग काम कर रहे हैं आपके पास, या ये जो सारे के सारे लोग हैं जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे हैं, ये तमाम के तमाम लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने ज़रूरी हैं, या इनमें से कौन से बंदे आप जब एक्सटर्नल हायर करते हैं, लाइक एक पोजीशन के अगेंस्ट में जो आपने प्रोफाइल दिया उस पर 10 बंदे मैच करते हैं, 10 के 10 बंदों ने अप्लाई किया, उन 10 बंदों में से किस बंदे को आपको उस पोस्ट के ऊपर लाना है। अब मिसाल के तौर पर आपकी पूरी क्लास है, अब आपकी पूरी क्लास टेस्ट दे रही है, आपकी पूरी क्लास एग्जाम दे रही है सपोजिटली किसी जॉब का, और लोगों रिक्वायरमेंट है सिर्फ 3 पोजीशंस की, तो 12 में से 3 लोग कैसे सेलेक्ट होंगे? इस सवाल का जवाब कंपनी को देना होता है। तो कंपनी जो इस सवाल का जवाब देती है वो जवाब देती है सिलेक्शन के थ्रू। वो सिलेक्शन के थ्रू डिफाइन करती है कि आपके पास जो है वो किस तरीके से या किस किस क्वालिफिकेशन या किस कॉम्पिटेंसी का बंदा जो है वो आप सेलेक्ट करेंगे। अच्छा मुझे तुम सब लोग एक जवाब दो, तुम में से कितने लोग बैंक में जॉब करने के लिए इंटरेस्टेड हो? हेलो, सवाल पूछा बेटा तुम सबसे, कितने लोग बैंक में जॉब करने के लिए इंटरेस्टेड हो? सर पहले किसी कंपनी में अप्लाई करेंगे, वहां नहीं हुआ तो फिर बैंक चले जाएंगे। ऐसा नहीं है ना, मतलब अच्छा मतलब तुम्हारा पहला ऑप्शन तो कंपनी है ना? यस सर। ओके, मैं जनरल पूछ रहा हूँ, मतलब तुम में से, तुम सब लोगों में से किसी की पहली प्रेफरेंस बैंक है क्या? नो सर। नहीं है, अच्छा चलो ठीक है, सही है। नो सर। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई मसला नहीं है। एक मिनट रुको, मेरे पास 2 मैसेजेस भी आ गए। नो सर मेरी तो नहीं, अजहर की भी नहीं है, सदाम की भी नहीं है। ओके ठीक है, तुम लोग नहीं अप्लाई कर रहे, ठीक है। अब जब अगर तुम लोग बैंक में नहीं अप्लाई करोगे तो इसका मतलब ये है कि, एक मिनट, अच्छा अब तुम लोगों की देखो, तुम में से किसी की प्रेफरेंस नहीं है बैंक ज्वाइन करना, ठीक है।
तो दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई मसला है, यानी कि कोई ना कोई इशू है, कोई ना कोई वजह है जिस वजह से तुम लोग अप्लाई नहीं कर रहे हो, ठीक है। व्हाट कंपनी मोस्टली डू इज दैट, जब वो अपना ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का प्रोसेस है, वर्क डिज़ाइन अपना बना रही होती है ना, तो वो इस चीज़ को जहन में रखती हैं, वो इस चीज़ को कंसिडरेशन में रखती हैं कि आपके पास किस तरीके की जॉब या किस तरीके की चीज़ें डिज़ाइन की जाएँ जो कि आपके लोगों को इंटरेस्ट या आपके लोगों को अट्रैक्ट करें। बैंक में ना ज्वाइन करने की एक बहुत बड़ी बेसिक वजह जो बहुत सारे लोगों का जो कंसर्न होता है, वो कंसर्न होता है इंटरेस्ट के लिहाज से, ठीक है। उस चीज़ को कवर बैंकिंग सेक्टर में, उस चीज़ को वर्क फ्लो के अंदर कवर किस तरीके से किया गया, या ऑर्गेनाइजेशन ने किस तरीके से अपने आप को डिज़ाइन किया कि ऑर्गेनाइजेशन ने अपने तमाम की तमाम कन्वेंशनल बैंक्स के साथ मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में आप देखो या मैक्सिमम बैंक्स ने अपना क्या किया कि उन्होंने इस्लामिक के कन्वेंशनल के साथ इस्लामिक बैंकिंग में निकाल लिया। ये उन्होंने क्या किया, बेसिकली उन्होंने वर्क रीडिज़ाइन किया। एक डिज़ाइन तो बन रहा है, कन्वेंशनल बैंकिंग तो बन रही है आपके पास, ठीक है, कन्वेंशनल बैंकिंग में काम भी हो रहा है और लोग प्रेफर भी कर रहे हैं, लेकिन चूंकि उनको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करने के लिए डिफरेंट डाइवर्सिफाइड टैलेंट्स की ज़रूरत है एंड दे विल बी रिक्वायरिंग द टैलेंट, तो इन ऑर्डर टू एक्वायर, इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट, इन ऑर्डर टू कीप द पीपल इंटैक्ट, कि लोगों का जो है वो इंटरेस्ट या लोगों का जो फ्लो है वो मेंटेन रहे, व्हाट दे डिड इज दैट दे क्रिएटेड इस्लामिक बैंकिंग, ठीक है। अब इस्लामिक बैंकिंग क्रिएट हुआ, ये क्या एग्जाम्पल बन गई, ये बन गई वर्क डिज़ाइन की। अब सारे के सारे लोग इस्लामिक बैंकिंग के अंदर आ सकते हैं या नहीं, ये जवाब का जवाब जो कंपनियों ने दिया और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर दिया, उन्होंने प्लान किया किन लोगों को इस्लामिक बैंकिंग में, कौन लोग इस्लामिक बैंकिंग में काम कर सकते हैं। वो लोग इस्लामिक बैंकिंग में काम कर सकते हैं जिनको इस्लामिक रूल्स और इस्लामिक रेगुलेशंस के बारे में पता है, जिन लोगों के पास थोड़ी सी नॉलेज है, जिन लोगों के पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। क्यों? क्योंकि आप इस्लामिक बैंकिंग जब स्टैब्लिश हो रहा है तो आप न्यूली स्टैब्लिश में न्यू रिक्रूट्स या फ्रेश ग्रेजुएट्स नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि आपको पता है कि आपने स्टैब्लिश करना है, और जब स्टैब्लिश करना है तो स्टैब्लिश करने के लिए कौन लोग आपकी कंपनी को स्टैब्लिश करेंगे, जो कि एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, ठीक है। अब जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उनमें से एक्सपीरियंस लोग तो बहुत सारे मिल जाएंगे। अब उन एक्सपीरियंस लोगों में से स्पेसिफिकली कैटेगोरिकली आपके लिए अच्छा कौन सा है? लाइक आपने लिखा है 10 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए हमें एक बंदे का जो कि इस्लामिक बैंकिंग में हो, ठीक है जी। अब 10 साल के 10 लोग आ गए, अब उस 10 में से आपको 2 चाहिए, अब आप कैसे सेलेक्ट करोगे? उस 10 में से 2 आप ऐसे सेलेक्ट करोगे कि आप अपना पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर बताओगे, पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर एक्सप्लेन करोगे और सिलेक्शन क्राइटेरिया बनाओगे। उस क्राइटेरिया के अगेंस्ट में जो कैंडिडेट फिट इन बैठते हैं, जो पहले 2 कैंडिडेट्स हैं जिनके मार्क्स सबसे ज़्यादा हाईएस्ट साइड पर होंगे, वो सिलेक्शन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंस समझ में आती है जॉब एनालिसिस के, ये तीनों चीज़ें समझ में आती हैं जॉब एनालिसिस की। अगर नहीं समझ में आई तो पूछ लो, वी कैन डिस्कस इट अगेन, लेकिन अगर समझ में आ गई मुझे बताओ ताकि फिर हम आगे चलें। जल्दी से बताओ, मुझे समझ आ गई है? यस सर। चलो ठीक है, ओके। अब हम आगे चलते हैं। ये तो हमारे पास इंडिपेंडेंट, जो हमारे पास इंपॉर्टेंस हो गई कि भाई ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद हमारे पास जॉब एनालिसिस हमें हेल्प कर रहा होता है ट्रेनिंग में, परफॉर्मेंस अप्रेजल में, करियर प्लानिंग में और जॉब एवेल्यूएशन में। कैसे? आपका जॉब, आपने बंदा हायर कर लिया है, उस बंदे का एक्सपीरियंस मौजूद है, लेकिन जो आप उसका एक्सपीरियंस लेकर आ रहा है वो तो पिछली ऑर्गेनाइजेशन का है। पिछली ऑर्गेनाइजेशन और मेरी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में फ़र्क है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस कुछ और हैं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग एनवायरनमेंट कुछ और है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का टाइमलाइन कुछ और है। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से कुछ टीचर्स आपके बहुत सख्त होते हैं मेरे तरीके से, कुछ टीचर आपके बहुत लीनियंट होते हैं, कुछ टीचर आपके बहुत अच्छे होते हैं, कुछ टीचर आपके बहुत बुरे होते हैं मेरी तरह। तो इस तरीके से अब जो अच्छा है उसकी ट्रेन, उसके साथ किस तरीके से आपको डील करना है या उसके साथ आपको किस तरीके से चलना है, आप उस तरीके से ट्रेन होते हो। जो सख्त होते हैं मेरी तरह के, उनके साथ किस तरीके से चलना है, वो आपको किस चीज़ की ट्रेनिंग देते हैं, वो हम आपको बता रहे होते हैं। तो ये जो मुख्तलिफ तरह के डायनामिक्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किए जाते हैं वाया ट्रेनिंग्स, फ्रीक्वेंट ट्रेनिंग्स, बहुत सारी ट्रेनिंग्स दी जाती है ताकि आप उस ऑर्गेनाइजेशन जॉब एनालिसिस के थ्रू या जो जॉब एनालिसिस में जो वर्क आपको करना है, जो अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप कि ये काम आपको करना है, उसको इस एनवायरनमेंट में करने के लिए काम आपको आता है। ऐसा नहीं है काम आपको नहीं आता, काम आपको बिल्कुल आता है, लेकिन इस एनवायरनमेंट में करने के लिए आपको जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वो आपको ट्रेनिंग से पता चलती हैं। फिर आपके पास परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है। जॉब एनालिसिस में परफॉर्मेंस अप्रेजल किस चीज़ से डील करता है? परफॉर्मेंस अप्रेजल डील कर रहा होता है इस पर्टिकुलर पॉइंट से कि आपके एम्प्लॉय का प्रोफाइल बताता है वो, कि आपके एम्प्लॉय ने कंपनी के एसेट्स को यूटिलाइज करते हुए कंपनी को कितना प्रॉफिट दिया। और जब आप इस चीज़ को सीक्वेंस में लेकर आते हैं तो यू डिफाइन दिस थिंग
कि जी कंपनी में किस बंदे ने कंपनी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा दिया। लाइक जिस तरीके से तुम सब लोग हो, अब तुम सब लोग जब एग्ज़ाम दोगे तो सब लोग एग्ज़ाम में देने के बाद कोई फर्स्ट आएगा, किसी के सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स होंगे। इसी तरीके से कंपनी में जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है वो भी यही होता है कि साल के आखिर में चेक किया जाता है कि जिस कंपनी के तमाम लोगों में से सबसे ज़्यादा मार्क्स किसने स्कोर किए। जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं उसको रेट किया जाता है, उसको अवार्ड दिया जाता है, उसको इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। जिसके उससे कम होते हैं उसको उसके बाद इंसेंटिव दिया जाता है, जिसको उससे कम होता है उसके बाद इंसेंटिव दिया जाता है। इस तरीके से इंसेंटिव्स की एक लाइन बनती है। तो वो जो पूरा सीक्वेंस होता है बेनिफिट्स और इंसेंटिव्स का, वो परफॉर्मेंस अप्रेजल कहलाता है। इसके बाद करियर प्लानिंग होती है। करियर प्लानिंग क्या होता है कि सिर्फ पैसा आपके लिए नहीं होता। हर बंदा ये कहता है कि जी मुझे ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेल करना है, मुझे ऑर्गेनाइजेशन में आगे की तरफ बढ़ना है, मुझे ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर जाना है, मुझे मैनेजर बनना है, जीएम बनना है, कंपनी का हेड बनना है। तो वो चीज़ जो कहलाती है ये कहलाती है करियर प्लानिंग। करियर प्लानिंग के अंदर क्या होता है, करियर प्लानिंग में आप बताते हैं कि जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उसमें से कौन सा बंदा किस पोजीशन के ऊपर बिठाया जा सकता है, कौन सा बंदा किस जगह के ऊपर बिठाया जा सकता है। इसी तरीके से जॉब इवैल्यूएशन होती है। जॉब इवैल्यूएशन के अंदर क्या होता है, जॉब इवैल्यूएशन के अंदर हम ये कहते हैं कि जी तमाम के तमाम जो आपके पे स्ट्रक्चर्स हैं, जितना काम आप कर रहे हैं उसी के लिहाज से आपके बेनिफिट्स, उसी के लिहाज से आपके पे स्ट्रक्चर्स, उसी के लिहाज से आपकी प्रमोशन होनी चाहिए। तो ये जो चीज़ की इवैल्यूएशन होती है ये आप जॉब इवैल्यूएशन के अंदर देखते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ जॉब इवैल्यूएशन है फॉर लाइन मैनेजर्स। लाइन मैनेजर्स के लिए जॉब इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो हम आगे की तरफ देखेंगे कि जो है हम किस तरीके से उसको लेके चलते हैं। इसके बाद हमारे पास है कि जॉब एनालिसिस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन हम ले रहे होते हैं वो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन। अब हम कैटेगोरिकली इन्फॉर्मेशन के ऊपर बात करते हैं। जॉब एनालिसिस में जो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं वो हमारे पास कहलाती है जॉब डिस्क्रिप्शन। अब जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है, तो में से किसी को आइडिया है जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है? जी सर जब भी जॉब की ऑफर आती है, मतलब हम्म, वैकेंसी आती है, तो हम्म। उन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन दी हुई होती है कि हाँ, उन्हें वो ये वो क्या स्किल्स होता है, रिक्वायर्ड वो है। क्या होता है, मतलब वो जो जॉब डिस्क्रिप्शन दी हुई थी वो होती क्या है बेसिकली? सर कंपनी को जो जो उस एम्प्लॉय में स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं वो उसमें लिखा हुआ नहीं होता है नहीं कि, नहीं कि नहीं ये नहीं नहीं बंदा। मैमूना, नहीं नहीं देखो, जॉब डिस्क्रिप्शन ये होती है कि कंपनी ये बताती है कि मैमूना को, फुरकान को, इरफान को, इकबाल को, आसिफ को, अली को अगर वो इस पोजीशन पे सेलेक्ट हो जाते हैं तो क्या क्या काम करने हैं। ठीक है, आप जब उस सीट के ऊपर बैठोगे तो आपको क्या क्या काम करने हैं, ये चीज़ जो डिफाइन की जाती है ये डिफाइन की जाती है जॉब डिस्क्रिप्शन में। अच्छा देखो मेरे पास इंटरेस्टिंगली ये एक जॉब डिस्क्रिप्शन का सैंपल मुझे जो है वो नजर आ गया, तो मैंने तुम लोगों के साथ शेयर कर लिया। ये तुम लोगों को विजिबल है, यस मतलब पढ़ सर। सकते हो ना तुम? 5 मिनट लो, 5 मिनट दे रहा हूँ तुम्हें मैं, पूरी के पूरी ये 4 पॉइंट्स पढ़ो। और 5 मिनट इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं, ये बड़े डिटेल्ड पॉइंट्स हैं। ऐसा नहीं है कि तुम ये कहोगे जी जॉब डिस्क्रिप्शन कोई ऐसी छोटी मोटी चीज़ होती है कि हम उसको कहेंगे अच्छा जी ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। जॉब डिस्क्रिप्शन कोर एलिमेंट होता है जिसके ऊपर आप काम कर रहे होते हो। ठीक है, टेक 5 मिनट्स, इस जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़ो और फिर मुझे हर एक इंडिविजुअल बताएगा, मतलब अली, आसिफ, अजहर, इरफान, महमूना, फुरकान, इकबाल, उमैर, परीना, सदा, मुझे एक एक बंदा ये बताएगा कि ये जॉब डिस्क्रिप्शन किस पोजीशन के लिए है और इसकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, मेजर काम क्या है, अहम काम क्या है और सेकेंडरी काम क्या है। मतलब पहले नंबर पे इनको कौन से काम कर रहे हैं और दूसरे नंबर पे इसको कौन से काम करने हैं। समझ गए मेरी बात के तुम लोगों को क्या पूछा है मैंने? अली समझ में आया? यस सर। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, इट्स 10:37 और 10:45 के ऊपर मैं आपसे ये जो है फिर आपसे मैं डिस्कस करूंगा। अगर तुम में से जितने लोगों के माइक्स नहीं चल रहे तुम सब लोग चैट में वो सारी के सारी चीज़ें लिख के मुझे दो। ठीक है, जिन जिन लोगों के माइक्स चल रहे हैं मैं उन सब लोगों के माइक्स पे ले लूँगा। ठीक है, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 10:45 के ऊपर मैं आपसे ये चीज़ पूछता हूँ अभी। जी स्टार्ट। बल्कि इसको एक और तरीके से वो जो है हम यूँ देख लेते हैं कि मुझे तुम लोग ये चीज़ बताओगे कि इस जॉब डिस्क्रिप्शन में एसेंशियल ड्यूटी कौन सी है। इसमें 2 एसेंशियल ड्यूटीज़ लिखी हुई है ना, लिखी हुई तो सबके सामने एसेंशियल ड्यूटीज़ हैं। इसमें सिग्निफिकेंट जॉब कौन सी है, प्राइमरी जॉब कौन सी है, सेकेंडरी जॉब कौन सी है, ये तुम लोगों को बताना है। गॉट इट?
कि जो प्राइमरी जॉब्स हैं वो बताओगे और उसमें क्या क्या टास्क परफॉर्म करना है, और जो सेकेंडरी जॉब है दूसरे नंबर पे जो जॉब है उसका आप मुझे बताओगे कि उसमें कौन कौन से टास्क परफॉर्म करना है। ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
नहीं होंगे। जी बॉस बताइए, पढ़ लिया आप सब लोगों ने ये सब? अली, फुरकान, मैमूना, इरफान, अजहर, परीनाज, उमैर, सद्दाम, पढ़ लिया? जी यस सर। पढ़ लिया? चलो ठीक है, अच्छी बात है बेटा। मैंने तुम्हें कहा था तुम डायरेक्ट चैट के ऊपर लिख लो। ओके उमैर आपने भी पढ़ लिया, ठीक है। फुरकान, आसिफ, अजहर, इरफान, फुरकान कुछ कह रहे हो बेटा? ओके ठीक है, इकबाल ने भी पढ़ लिया। ओके जी ठीक है, मैं ये क्लास क्लोज कर रहा हूँ। अगली लास्ट क्लास में ओपन कर रहा हूँ, उसके अंदर फिर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। मैं ये क्लास क्लोज कर रहा हूँ।